हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द लाइव क्लास 6 साइंस। तो आइए, आपका स्वागत है। एक मिनट। वेलकम बैक। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस में जो टॉपिक है मूवमेंट। देखिए, हम लोग लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा कुछ हम लोगों ने चर्चा किया है, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसके कुछ और भी ऐसे रहस्य हैं जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, कहा जाता है लिविंग थिंग्स जिसमें एक मूवमेंट होता है, वे मूव कर सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूम सकते हैं, चाहे कोई भी पर्पस हो। तो ये जो टॉपिक है ये है मूवमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कहता है लिविंग थिंग्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कर सकते हैं। यू वुड हैव सीन दैट ए फिश स्विम्स। आपने देखा होगा जो मछलियाँ होती हैं वो तैरती हैं, परिंदे उड़ते हैं हवा में, रैबिट हॉप्स, खरगोश जो है हॉपिंग करके चलता है, यानी खुदक खुदक के चलता है। एक फ्रॉग जंप्स, मेढक कूद के चलता है ना, वो भी जंप करता है। एंड स्नैक क्रॉप, और जो सांप होते हैं वो रेंगते हैं। तो सभी में मूवमेंट होता है, चाहे वो जिस तरह से चले, जिस तरह से कूद के, घसीट के, रेंग के, लेकिन वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जरूर जाते हैं। चाहे भोजन की तलाश में या फिर चाहे तो पानी की तलाश में, ठीक है, या फिर हार्श वेदर या कुछ ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन जिसमें वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो इस कंडीशन में वे एक जगह से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, यानी वो माइग्रेट करते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है डिफरेंट एनिमल्स मूव डिफरेंटली। अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं, अलग अलग प्रकार का मूवमेंट होता है उनमें। यूजिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए अपने शरीर के अलग अलग अंगों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मनुष्य पैर का इस्तेमाल करता है, परिंदे पंख का इस्तेमाल करते हैं, मेढक अपने पिछले टांगों का इस्तेमाल करता है, सांप जो है अपने बॉडी के निचले प्लेट्स का इस्तेमाल करता है, स्केल्स का। तो ये सारे के सारे जो हैं ऐसे पार्ट्स हैं जिसका इस्तेमाल एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए करते हैं। कहता है फिश स्विम विद द हेल्प ऑफ फिन्स। मछलियों में कैसे होता है मूवमेंट बताइए। मछलियां जो है फिन्स की मदद से, छोटे छोटे उसके पंख होते हैं उसके भी, मतलब बॉडी के ऊपर, जिससे वह पानी में तैर पाते हैं। बर्ड्स हैव विंग्स टू हेल्प देम फ्लाई। पक्षियों को उड़ने में अगर सबसे ज़्यादा कोई सपोर्ट करता है तो वो है विंग्स, है ना। उसके बाद एनिमल्स सच एज डॉग्स, कैट्स, डियर हैव लिम्स टू वॉक विद। इन सब के पास पैर है ना। लिम्स जो है यानी कि दो आगे और दो पीछे, फोर लिम्ब और हिंड लिम्स। तो चार चार पैर होते हैं और वो इन सभी का इस्तेमाल एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए करते हैं। द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब देखिए, इस पूरे टर्म को एक नाम दे दिया कि जितने भी एनिमल्स हैं सभी एक जगह से दूसरे स्थान तक जाते हैं। तो इस मूवमेंट को, यानी मूवमेंट ऑफ एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, लोको मोशन कहते हैं। कहता है एनिमल्स जनरली मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर और टू एस्केप फ्रॉम देयर इनमीज। आप खुद सोचो कि जानवर एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना चाहिए।
या तो भोजन की तलाश में जाएगा, या फिर पानी की तलाश में जाएगा, या फिर अपने दुश्मनों से बचने के लिए हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि सडनली कभी जंगल में बाढ़ आ गया, ठीक है, या फिर इतना तेज गर्मी, तेज धूप हो कि सारे पेड़ पौधे सूख गए, बारिश बिल्कुल नहीं और पेड़ पौधे सूख गए, तो एकदम वो हार्श वेदर, ड्राई वेदर, जहाँ वो जीव सर्वाइव नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली वह अपने स्थान को छोड़ के एक जगह से दूसरे स्थान पर चला जाता है। ठीक है, all the plants do not move around in search of food and shelter। यद्यपि पेड़ पौधों में मूवमेंट नहीं होता, वह अपने भोजन या पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह नहीं भटकता। ठीक है, और दे शो मूवमेंट इन डिफरेंट वेज, लेकिन उनमें जो मूवमेंट होता है वो थोड़ा डिफरेंट, अलग। देखिए कैसे होता है, जैसे कहता है द लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट। मिमोसा प्लांट याद रखिएगा, टच मी नॉट भी कहा जाता है इसे, और इसे हम हिंदी में छुई मुई का पौधा कहते हैं, मतलब छूते ही मुरझा जाता है, तो ये पौधा है मिमोसा। कहता है फोल्ड व्हेन टच्ड, जब से छूते हैं तो वो पूरी तरह से फोल्ड हो जाता है, एकदम सिकुड़ जाता है, मुरझा जाता है। और कहता है एंड द सनफ्लावर टर्न्स टू फेस द सन थ्रू आउट द डे। और वहीं दूसरी तरफ, अभी तो आपने देखा कि एक मिमोसा प्लांट है जिसमें किस तरह का मूवमेंट वो दर्शाया, और दूसरी तरफ जहां हम देख रहे हैं सनफ्लावर, देखिए इसमें क्या होता है, जो सनफ्लावर का जो पौधा होता है वह सन के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपना भी डायरेक्शन चेंज करता है, मतलब जिस डायरेक्शन में सन होगा उसी डायरेक्शन में उसका फेस होगा उसका। ठीक है, तो अगर सुबह में आप देख रहे हैं कि सनफ्लावर का जो डायरेक्शन है वो ईस्ट में है, तो शाम होते होते वो वेस्ट की तरफ घूम जाता है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का मूवमेंट हुआ। कहता है नॉन लिविंग थिंग्स मूव और चेंज देयर पोजीशन ओनली व्हेन सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। अब ये तो सजीवों वाली बात थी, अब मैं कुछ ऐसे निर्जीव वस्तुओं का बात करूंगा कि उसमें आखिरकार वो अपना प्लेस कैसे चेंज करता है। तो देखिए जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसमें अगर स्थान परिवर्तन होता है तो वह सिर्फ और सिर्फ बाह्य फोर्स यानी बाह्य बल को आरोपित करने के बाद होता है। ठीक है, जब तक कि आप उस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तब तक वह वस्तु एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। अब फोर्स लगाने का मतलब ये नहीं कि अब आप दीवार पे धक्का लगाओ, आप दीवार को यहाँ से वहाँ खिसका सकते हैं, ऐसा नहीं होता। मतलब कोई भी ऐसी छोटी मोटी वस्तु है जो हमें एक जगह से दूसरी जगह है ना ले जाने की जरूरत है, तो हम उसको धक्का दे करके यानी बाह्य बल लगा के ही हम उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं। तो उसमें भी एक प्लेस में चेंजिंग आता है, स्थान में परिवर्तन आता है, इसमें नो डाउट। कहता है द ब्लेड्स ऑफ द फैन बिगिन टू रोटेट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू इट। आपने देखा होगा जो पंखा होता है उसमें भी मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, और वो तब होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फैन है और उसे चलने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बिजली चाहिए। और जैसे ही बिजली यानी करंट उसके कॉइल तक पहुंचता है कि उसमें जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण वह स्टार्ट हो जाता है चलना, और आप देख सकते हैं उसका मूवमेंट। तो वो पहले स्थिर था, अब वो काफ़ी तेज घूमने लगा। तो आखिरकार ये कैसे हुआ? तो ये हुआ ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के कारण। ठीक है, ये बिजली का कारण। तो आइए कहता है वुड यू कॉल इट अ लिविंग थिंग और अ नॉन लिविंग थिंग। अब ये सवाल है, प्रश्न आपसे पूछा गया कि आप इसे अब नॉन लिविंग कहोगे या लिविंग थिंग्स कहोगे। अगर वह बिजली के झटके से अगर चलना स्टार्ट हो जाए, कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरी जगह अगर आउटर फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स के कारण अपना पोजीशन चेंज कर दे, तो इसे आप लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग कहेंगे। तो ऑब्वियसली हम इसे नॉन लिविंग ही कहें, क्योंकि सिर्फ मूवमेंट शो करने से या लिविंग नहीं होगा। ठीक है, इसमें कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें ग्रोथ होना
होना चाहिए। क्या आपके घर में रखा हुआ टेबल, आप तो अक्सर उसको इधर उधर खिसकाते रहते हो, तो क्या आपके घर में रखा हुआ टेबल पहले से बड़ा हो गया? ऐसा नहीं। क्या उसके बाल निकल आए, क्या उसके कान निकल आए? ऐसा बिल्कुल नहीं। क्या वो खाना खाना स्टार्ट कर दिया? जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो फिर वो लिविंग कैसे है? तो जो ये प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग हमारा उत्तर यह होना चाहिए कि जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, है ना, वो लिविंग थिंग्स तभी होंगे जब लिविंग थिंग्स वाले कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें विद्यमान। ठीक है, तो फिलहाल ये सभी नॉन लिविंग है। तो आइए अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं लिविंग थिंग्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो है रिप्रोडक्शन। कहता है ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं ये सभी अपनी ही जैसे, इंसान हैं तो इंसान के जैसे बच्चों को पैदा करेगा। इसके बाद अगर जानवर हैं तो वो अपने जैसे बच्चों को पैदा करता है। तो जो जिस टाइप का है, जो जिस आकृति का है, उसी आकृति का, हाँ, रंग रूप ये थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा जैसे नाक किसी का पतला होता है, उसके बच्चे का नाक थोड़ा सा नुकीला या लंबा होता है, ये सब चीज़ों में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल सकता है, इसमें नो डाउट। लेकिन वो है तो इंसान, है ना। तो कहता है यू सॉ अ सीडलिंग ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट सिमिलर टू द मदर प्लांट। आपने देखा होगा अगर आम का पौधा है, अगर उसके बीज को लगा दिया तो आम का पौधा निकला और वो लगभग एक दूसरे के समान ही दिखते हैं, इसमें कोई भी ज़्यादा अंतर हमें देखने को नहीं मिलता है। क्या ना बुक प्रोड्यूस अ बुक सिमिलर टू इटसेल्फ। तो क्या कोई किताब अपने जैसे किताब को उत्पन्न कर सकता है? नहीं, उसे वो पैदा नहीं कर सकता। कहता है योर आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी नो। हमारा जो उत्तर होगा इसके लिए बिल्कुल ना होगा, क्योंकि ओनली लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। जितने भी सजीव होते हैं सिर्फ वही अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करता है। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस which are similar to the parent animal or plant is called reproduction। मतलब वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पेरेंट एनिमल यानी माता पिता जैसे होते हैं उन्हीं के जैसे दिखने वाले संतानों की उत्पत्ति जो की जाती है, या जो पूरी प्रक्रिया है जिसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। ए डॉग विल गिव बर्थ टू अ पपी। एक कुत्ते की बात करें तो वह उसका बच्चा जो होगा वो कुत्ते के ही जैसा होगा। एंड ए काउ विल गिव बर्थ टू काफ। और जो गाय होगा वो बछड़े को ही जन्म देगा जो कि गाय के ही समान दिखता है। सिमिलरली अ मैंगो सीड विल ग्रो इनटू अ मैंगो ट्री। और उसी प्रकार से जो आम का बीज है उससे आम का ही पेड़ विकसित होगा। एंड अ नीम सीड विल ग्रो इनटू अ नीम ट्री। और जो नीम का पेड़ होगा उससे नीम का ही पेड़ विकसित होता है। तो इसमें आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि नहीं इसमें मतलब कुछ और तो ऐसा नहीं होता है। जो मदर प्लांट्स हैं सिमिलर वैसे ही मतलब उसमें जो होगा प्रोडक्शन। ठीक है, कहता है प्लांट्स ऑल्सो हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। प्लांट्स में कुछ और भी अलग अलग तरीके हैं रिप्रोडक्शन के। सम प्लांट्स प्रोड्यूस थ्रू सीड्स। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बीज की मदद से, सीड्स बीज की मदद से, है ना, वो उत्पन्न किए जाते हैं। व्हाइल सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू देयर स्टेम कटिंग। जबकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो स्टेम कटिंग के माध्यम से, है ना, एक नए प्लांट्स में वो फॉर्म करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स must reproduce for the continuation of their species and for life to exist on earth। जितने भी सजीव प्राणी हैं, सजीव जीव जंतु हैं, चाहे वह पेड़ पौधा हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमंस हो, चाहे इंसेक्ट्स हो, इन सबको अपने एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए रिप्रोडक्शन करने की ज़रूरत होती है। और यह प्रक्रिया आजीवन चलता ही रहेगा। और जब तक यह ब्रह्मांड, यह सृष्टि रहेगा तब तक यह प्रक्रिया रुकने वाला नहीं है, क्योंकि हर कोई
अस्तित्व को बचाने में लगाओ, अपने एग्जिस्टेंस को बचाओ। ठीक है, तो आपके माता पिता अपने लिए जो करते हैं, क्या सिर्फ वो अपने लिए करेंगे? क्या बच्चों के लिए कुछ नहीं करते? जी नहीं। हर माँ बाप की सोच होती है कि वह अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाए। ठीक है, उसको सारी सुविधाएं हम देकर, जो सुविधा हमने महसूस किया, जो हमने लिया, वो सुविधाएं हमारे बच्चों को भी मिलना चाहिए। फिर उनके बच्चे ये सोचेंगे कि काश उनके बच्चे को भी ये फैसिलिटीज़ मिल पाए, तो उसके लिए वो मेहनत करते हैं। तो सबको ही अपने अपने एग्जिस्टेंस को बचाने में लगा हुआ है, अस्तित्व को बचाने में लगा हुआ है। और यह ऐसा सोच जब तक रहेगा तब तक यह सृष्टि चलता रहेगा, और जब यह सोच खत्म हो जाएगा तो यह ब्रह्मांड भी उस दिन समाप्त। ठीक है, कहता है एक्सक्रेशन, उत्सर्जन। देखिए, जितने भी सजीव होते हैं, खाना खाते हैं, पानी भी पीते हैं, क्या ये सभी शरीर में जाकर के अंदर ही रह जाते हैं? ऐसा तो नहीं है। ये किसी न किसी फॉर्म में शरीर से बाहर भी आते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं एक्सक्रेशन, यानी उत्सर्जन। उत्सर्जन कहता है ऑल लिविंग थिंग्स कैन एक्सक्रेट। जितने भी सजीव होते हैं ये सभी के सभी एक्सक्रेट करते हैं। एक्सक्रेट मतलब जो अपने शरीर के अंदर जो भी कूड़ा कचरा है उसे बाहर निकाल देते हैं। अब शरीर में कूड़ा कचरा कहाँ से आ गया, ये सोच रहे होंगे। ऐसा नहीं है, कूड़ा कचरा का मतलब हो गया शरीर के अंदर जो भी गंदगी। ठीक है, कहता है डू यू नो दैट होल लॉट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। मतलब हमारे संपूर्ण शरीर में कितना ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होता है। हाउ डू वी गेट रीड ऑफ देम, और हमें इससे छुटकारा कैसे है ना। If these products are not thrown out of our body, they will make us ill and will harm us. अगर ये शरीर से बाहर नहीं निकाला गया इस गंदगी, तो यह हमें बीमार कर देगा और वह पॉइजनस होने लगता है, और इससे हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है हमारे शरीर से। कहता है द प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग आउट वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। मतलब हमारे शरीर से गंदगी को, कूड़े कचरे को, मैंने कूड़ा कचरा किस सेंस में बोला आप समझ रहे हैं, इसे शरीर से बाहर निकालना, यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। यू हैव ऑलरेडी रीड हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। मतलब आपने पहले ही पढ़ रखा है कि हमारे शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस तरह से पंप आउट, यानी शरीर के बाहर किया जाता है। ठीक है, बेसिकली बताइए कैसे होता है। तो वो तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, हमारे शरीर में दो तरह का ब्लड होता है ना, यानी कि आरबीसी के दो होते हैं, एक होता है ऑक्सीजनेटेड और एक होता है डीऑक्सीजनेटेड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो होता है ना, उसमें ऑक्सीजन घुला होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसमें CO2 घुला होता है, और वो हमारे शरीर के यानी कि हार्ट तक पहुंचता है, हार्ट से फिर लंग्स, लंग्स से हमारे शरीर से फिर बाहर चला जाता है। ठीक है, CO2। और आगे कह रहा है एनिमल्स गेट रिड ऑफ वेस्ट। जीव जंतुओं में जो कूड़े कचरे होते हैं तो उससे उन्हें कैसे छुटकारा मिलता है? तो कहता है वह एक फॉर्म, यानी जैसे स्वेट, स्वेट यानी पसीने के रूप में, यूरिन के रूप में, फैसेस के रूप में, इन सब के रूप में शरीर से बाहर जाता है। Some animals such as bacteria, amoeba and other microorganisms excrete their waste through their body surface by diffusion। मतलब जितने भी यूनिसेलुलर एनिमल्स, मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, अमीबा हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये सब अपने शरीर से वेस्ट को कैसे बाहर निकालते हैं? तो ये अपने बॉडी सरफेस से बाहर निकालते हैं, है ना। और वो भी डिफ्यूजन, मतलब ये अलग होते रहते हैं, एक दूसरे से विभक्त होते रहते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से बढ़ते रहते हैं, और ढेर सारे, है ना,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म का निर्माण है, और इसी तरह से इनके शरीर से जो है गंदगी बाहर निकलता रहता है। एक्सक्रेशन इज नॉट जस्ट एक्सक्रीमेंट ऑफ फेसेस। एक्सक्रेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ फेसेस को शरीर से बाहर निकाला, बट इट ऑल्सो मीन्स एक्सक्रेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी से और भी जितने प्रकार के बेकार पदार्थ हैं वो सब भी शरीर से बाहर निकाल दिए जाते। ठीक है। प्लांट्स ऑल्सो गेट रिड ऑफ देयर वेस्ट। पेड़ पौधे जो होते हैं वे भी अपने शरीर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। ठीक है। प्लांट्स एक्सक्रीट वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम स्टोमाटा। पेड़ पौधे जो हैं वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोमाटा के द्वारा, जो स्टोमाटा मैंने बताया होगा कि पेड़ पौधे की पत्तियों के निचले हिस्से में पाया जाता है, उससे वो बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ एक मिस्टेक है कि प्लांट्स एक्सक्रीट वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन होगा, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड इसने दे रखा है। कार्बन डाइऑक्साइड तो वो लेता है ना, हाँ, रात के समय वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ठीक है। दे डू दिस बाय सेक्रेटिंग सब्सटेंसेस व्हिच आर नॉट रिक्वायर्ड। और कभी कभी तो आपने पेड़ पौधे के मतलब के स्टेम पार्ट से कभी कभी चिपचिपा जैसा कुछ ऐसा सब्सटेंस भी आप बाहर आते देख रहे हो। ठीक है। जेली टाइप का सब्सटेंस, स्टिकी सब्सटेंस, वो क्या है? वो प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट। कहता है दस द प्रोसेस इज कॉल्ड सेक्रेशन, जिसे हम उत्सर्जन कहते हैं, सेक्रेशन। द गम सेक्रेटेड बाय द प्लांट इज अ वेस्ट प्रोडक्ट, जैसा कि मैंने भी बात किया, बट इट इज वेरी यूजफुल फॉर मैन एंड हैज बीन पुट टू वेरियस यूजेज। देखिए ये इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है, इसे लेटेक्स के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। तो कहते हैं लेटेक्स ऑब्टेन फ्रॉम रबर प्लांट, जैसे रबर प्लांट से जो वाइटिश जेली टाइप का सब्सटेंस निकलता है जिसे हम लेटेक्स कहते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग इरेजर बनाने में करते हैं और इसका बहुत सारा इस्तेमाल है। और सिर्फ इरेजर ही नहीं बल्कि इलास्टिक कोई भी चीज़ बनाने के लिए आप कर सकते हैं, है ना। कपड़े में इसका इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सारे ऐसे रोप्स होते हैं, रस्सियाँ हैं, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस, और इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। फैक्ट्रीज वगैरह में भी जो है इस रबर का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे रेस्पॉन्सिवेंस, ऑल लिविंग थिंग्स टू रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। ठीक है। इसमें मिमोसा के बारे में हम लोग बात करेंगे और उसके बाद सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म यानी ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट सेल, सेल के बारे में बात करेंगे। फिर हमें लगता है कि आप 1 से 2 दिन में आपका ये लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो तब तक के लिए बाय और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग। धन्यवाद।